गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टी पार्ट 2 के बारे में हम इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे आपसे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इसके अंदर हम दूसरी जो कुछ नए प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी सेल की और है कि जो सेल्स होती हैं दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देम सेल्स, यानी उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, यानी वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके एक से दो इंडिविजुअल बनते हैं, इसी प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा, वो सेल डिवीज़न के द्वारा जो होती है वो एक से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। और जो बेसिक कंटेंट्स हैं मदर सेल के, वो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। परंतु डिवीज़न से पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, वो है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत फेथफुली रेप्लिकेट होता है, यानी उसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी उसकी जो है वो तैयार होती है। तो इस तरह से जो दो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर जो है इक्वल जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इक्वल अमाउंट ऑफ जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। परंतु इसके अंदर कुछ जो है अपवाद हैं। जैसे अगर हम बात कहें कि जब oogenesis होती है तो ह्यूमन जो ऊ साइट है उसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे अगर हम इस डायग्राम से मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ऊ साइट है, ऊ साइट के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके अंदर एक कोशिका के अंदर जो प्रथम मियोसिस होती है उसके अंदर जो प्रथम कोशिका है एक जो ऊ साइट का निर्माण करती है, उस कोशिका के अंदर सारा साइटोप्लाज्म जाता है और दूसरी जो कोशिका है वो एक पोलर बॉडी की तरह है, वो उसका पोलर बॉडी का निर्माण करती है। हालांकि उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, परंतु उसमें साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक प्रॉपर्टी कोशिका की ये हो गई कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, डुप्लीकेट कर सकती हैं, अपने जैसी दूसरी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। और ये एक सेल थ्योरी का एक बेसिक प्रॉपर्टी भी है कि जो सेल्स हैं दे कैन नॉट बी फॉर्म डी नोवो, उनका जो निर्माण है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं से होता है। अगली प्रॉपर्टी जो है कोशिका की है वो है सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। तो इनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और ये जो एनर्जी है बेसिकली अगर हम बात करें तो जितनी भी अर्थ की एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं सन की, उनसे जो है बेसिक एनर्जी। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एक फोटोसिंथेटिक मैकेनिज़्म होती है जिसके अंदर जो है उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो इन सन रेज को ट्रैप करके सबसे पहले जो है वो फूड का निर्माण करता है, जो यूजुअली स्क्रोज और स्टार्च की फॉर्म में होता है। और ये जो स्टोर्च और स्क्रोज है ये फिर जो है आगे दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होकर उसको जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो उसको प्राप्त करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो ग्लूकोज है वो लिवर के अंदर जो है वो रिलीज़ होता है और फिर वो बॉडी की हर कोशिका को पहुंचता है, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होकर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, आपके जो सेल्स है ये एटीपी का निर्माण करती है और ये जो एटीपी है ये इसको यूज़ करती है कोशिका सेल की विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये जो कॉन्टीन्यूस इसका जो टर्नओवर है ये सेल की इंटेग्रिटी और उसके कंपोनेंट्स को सेल्स के अंदर जो वियर टियर हो रहा है, ये जो सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये। तो एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन जैसे हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो F1 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है और वो जो एटीपी है वो फिर कोशिका उसको अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए या जितनी भी उसकी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए इसका उपयोग करती है। एक प्रॉपर्टी और कोशिका की है जिसे हम कहते हैं जो इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो अगर हम कोशिका को एक मिनिएचर केमिकल प्लांट कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक्चुअली किसी केमिकल प्लांट की तरह कोशिका कार्य करती है। तो चाहे वो एक सिंपल बैक्टीरिया सेल है, चाहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स किसी ऑर्गेनिज्म की कोशिका है,
सबके अंदर जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, एक केमिकल दूसरे केमिकल में कंपाउंड में चेंज होता रहता है। और इसके लिए यूजुअली जो है इन केमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एंजाइम्स हैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन है सेल का, उसको हम कहते हैं सेल्स की मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है हमें पता है कि हम इसको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में दो प्रकार के होते हैं। कैटाबॉलिज्म इज़ जब किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो ये कैटाबॉलिज्म है। और फिर सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो निर्माण होना है वो आपके एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दूसरी जो एक और प्रॉपर्टी है कोशिका की, वो है सेल के अंदर बहुत सारी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो सेल्स के अंदर इज़ अ साइट ऑफ बसलिंग एक्टिविटीज़, मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। लाइक जैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना है एक जगह से दूसरी जगह, स्ट्रक्चर्स का रीअसेंबल होकर नई स्ट्रक्चर्स का निर्माण होना है, पुरानी स्ट्रक्चर्स को तोड़ के उनको डिस्ट्रॉय करके फिर नई स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी कोशिका को एक डायनेमिक बनाती हैं। तो उसके अंदर मैकेनिकल जो चेंजेस होते रहते हैं, ये बेसिकली इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं मोटर प्रोटीन्स। तो मोटर प्रोटीन्स जो हैं इज़ मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मशीन्स हैं जो सेल्स को उसकी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कोशिका के अंदर यूजली जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हैं आपके डीएनए। डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है। मीन्स उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होगी ऑर्गेनिज्म की और किस तरह से उसको फंक्शनिंग करनी है। ये सारा जो है वो ब्लूप्रिंट उस डीएनए के अंदर रहता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो आपके मोटर प्रोटीन हैं चाहे वो आपके फंक्शनल प्रोटीन हैं, वो सारे प्रोटीन्स मिलकर उन कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोशिका की है, जो कोशिकाएं हैं वो कैपेबल हैं स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोई प्रोटिस्ट जो है, जैसे थिग्मोटेक्सिस के बारे में आपने सुना होगा, यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आ जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेता है, तो नेगेटिव जो है थिग्मोटेक्सिस शो करता है, परंतु वो न्यूट्रिएंट्स के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, उसकी तरह उसका मूवमेंट होता है। तो इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो स्टिमुलस के प्रति जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल का, वो यूजुअली रिसेप्टर्स की मदद से होता है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स कोशिका के ऊपर उपस्थित होते हैं। ये रिसेप्टर्स हार्मोन्स के लिए हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के लिए हो सकते हैं, या जो दूसरी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न मटेरियल है उस मटेरियल के लिए रिसेप्टर्स किसी भी कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को ग्रहण करने के लिए, और स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जो है कोशिका उसके बाद प्रोड्यूस करती है उसको। तो एक और इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कोशिका की, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कोशिका की हो गई कि वो स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सेल की वो है सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर यूजुअली एक वर्ड अभी यूज़ होता है कि जो सेल्स हैं वो रोबस्टनेस, मतलब रोबस्ट होता है बहुत, जो शक्तिशाली पावरफुल हो। तो जो कोशिकाएं हैं वो रोबस्ट हैं। ठीक है, तो वो बहुत ड्यूरेबल हैं, वो प्रोटेक्टेड, जो डेंजरस फ्लक्चुएशन हैं, चाहे वो पर्यावरण के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कोई फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, वो कंपोजिशन और उसको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती हैं। और वापस एक वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं होम्योस्टेसिस या समस्थिरता। तो कोशिका जो होती है वो हमेशा समस्थिरता के में रहने की कोशिश करती है, होम्योस्टेसिस में। अगर कोई एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन आता भी है तो उस फ्लक्चुएशन को कैसे काउंटर करके वापस कोशिका को होम्योस्टेसिस में लाने का कार्य जो है, ये सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म कोशिका के अंदर
उपस्थित होता है। इसके लिए क्या होता है, ये जो इसके लिए स्पेसिफिक फीडबैक सर्किट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कोशिका को वापस उसके अंदर होम्योस्टेसिस में लाने की मैकेनिज़्म को पूरा करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें तो डीएनए के अंदर सपोज कोई म्यूटेशन हो गया, और ये जो म्यूटेशन है वो सेल की जो ग्रोथ कंट्रोल सेफ गार्ड है उसको ब्रेक डाउन करके उसको जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसर सेल के अंदर जो है कन्वर्ट कर देंगे, और उसको अगर रिपेयर नहीं किया गया तो ठीक है, परंतु कोशिका के अंदर उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिज़्म होती है। परंतु अभी भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को पता नहीं है कि कोशिका किस प्रकार से ये सब करती है। तो जैसे 1891 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये हैंस ड्रिश एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उस सिंपल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सी अर्चिन, ये सी अर्चिन एग्स हैं, ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल और एक ये नॉर्मल डेवलपमेंट में, ये सी अर्चिन एग जब इसके अंदर क्लीवेज हुआ तो ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गया। तो ये 2 कोशिका आगे फिर पूरा डेवलप होके एक नए सी अर्चिन का निर्माण करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों फर्स्ट क्लीवेज के बाद उन्होंने दोनों कोशिकाओं को अलग कर दिया, और दोनों कोशिकाओं को अलग करने के बाद उन दोनों कोशिकाओं से 2 नए इंडिविजुअल्स उत्पन्न हो गए। तो कोशिका ये किस प्रकार से करती है, क्योंकि अगर ये नॉर्मली होता तो दिस पार्ट वाज डिस्टाइंड टू फॉर्म सम पार्ट ऑफ सी अर्चिन, परंतु अलग होने से कैसे इन कोशिकाओं के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, कैसे इन्होंने रेगुलेट किया, किस प्रकार से इन्होंने, ये अभी स्टिल इट्स अननोन, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी कुछ ज़्यादा नहीं जान पाए हैं। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन की जो एक और इसके अंदर क्वालिटी है वो पाई जाती है। तो एक ये एग्जांपल के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा दिखाई गई है कि कैसे कोशिका कार्य करती है। जैसे ऑरेंज जूस स्क्वीजिंग मशीन ये उन्होंने बताई। तो ए जो है ये बोतल है, जैसे ये ट्रिगर करेगी, यहाँ से गिरी है, इसके गिरने से बी एक्टिवेट हुआ, बी से ये सोड एक्टिवेट हुई, इसने डी को इसको काट दिया, डी ने ई को चेंज किया, इससे ई ने एफ को किया, एफ से जी को, जी से एच को, एच से जो है आपके आई को, आई ने जे को हिट किया, जे से जो है के पे आया, एल एम एन, एन ने जो ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज है उसको, एम ने उसको स्क्वीज कर दिया, एंड फाइनली वी गॉट द जूस। तो कोशिका के अंदर इस प्रकार से जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये कहलाती है कैस्केड एक्टिविटीज़। मीन्स एक वन एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंसिंग अदर एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो इस तरह से जो कोशिकाएं हैं वो आपस में उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करके जो है और उनको रेगुलेशन की मैकेनिज्म जो है वो कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट जो है एक और प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर इवोल्यूशन हो सकती है। सेल्स कैन इवॉल्व, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोशिका। तो जैसे हमें पता है कि जो हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो लगभग 4.75 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। तो लगभग 475 करोड़ साल पहले अर्थ का बिग बैंग के द्वारा फॉर्मेशन हुआ था, और लगभग फर्स्ट लाइफ को फर्स्ट जो हम कहें कि प्राइमोर्डियल सी के अंदर जो है पहली कोशिका का ओरिजिन हुआ था। तो लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व जो है पहली कोशिका का निर्माण हुआ था, और उस कोशिका से ऐसा माना जाता है कि जितनी भी बाकी कोशिकाएं हैं उन सब का निर्माण जो है उन कोशिकाओं से हुआ है। तो जिस तरह से हम बात करें इन जो सेल्स है, तो ये जो पहली प्रिमिटिव कोशिका थी उसको उन्होंने कहा था लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, या LUCLU का, या लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर सेल कहते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंटल पाथवे की, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि लाइफ का इवोल्यूशन, सेल्स के इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सबसे पहले यूनिसेलुलर जो है किस प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बने, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से जो है आपके ऑर्गेनेलिज बने, ऑर्गेनेलिज ने फिर आपस में इंटरेक्ट करके पहली प्रिमिटिव जो सेल है उसका निर्माण हुआ, और उस प्रिमिटिव कोशिका से पहले
फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका से कॉम्प्लेक्स जो है यूकैरियोटिक कोशिका, उसका यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो अभी जो जितनी आपके मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स आप अर्थ पे देखते हैं, इतनी सारी स्पीसीज देखते हैं, तो बेसिकली इनका इवोल्यूशन जो है धीरे धीरे बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके द्वारा इनका इवोल्यूशन हुआ। तो सेल्स जो हैं वो इवोल्व भी कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि बेसिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार से होती हैं और इनको किस प्रकार से इनके अंदर डिफरेंसेस मेजर क्या होते हैं। थैंक यू।